जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 और 1 के लिए जो सीडीपी का प्रीवियस ईयर है 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सीरीज जो है लगभग आपकी 20 डेज हमने किया हुआ है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है सीडीपी का जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं धीरे धीरे करके ये कंप्लीट कर दूंगा, जो कि हर रोज़ रोज़ कह रहा हूँ, हर संडे को आप लोगों को लाइव में कराता था। इस संडे थोड़ा सा दिक्कत थी, एक तो सिस्टम थोड़ा साथ नहीं दे रहा था और साथ ही साथ जो है आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मेरा फास्ट भी रहता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है ना। तो फिर आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम लोग इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक एक क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद आंसर कीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है, ठीक है। आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जब बच्चा एक एडोलेसेंस की एज में होता है ना, तो उसे ना क्या होता है, उसके अंदर हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पहली बात तो, ठीक है ना। उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाना, चेहरे पे मॉइस्चर वगैरह आ जाना, गर्ल्स में उनके हिसाब से परिवर्तन होना, कई सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये एक ऐसी सेंसिटिव एज होती है, ये लगभग आपकी जो होती है 12 से 18 वर्ष की एज कही जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो है ना अपनी प्रॉब्लम को खुल करके अपने फैमिली के साथ नहीं शेयर कर पाता है, और बल्कि जब कोई फैमिली उसे सलाह देती है और वही सलाह अगर कोई दोस्त देता है तो उसे दोस्त की सलाह ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। आप भी याद कीजिए जब हम लोग भी उस एज में थे 12 से 18 के बीच में, तो हमें यही नहीं लगता था कि यार दोस्त कह रहा है तो सही कह रहा है। उस टाइम ना दोस्त मतलब सब कुछ मान लेते थे कि दोस्त ने कहा है तो करेंगे चाहे जान चली जाए, इस तरह का होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि वीर पूजा की एज भी कहा जाता है, मतलब वो किसी न किसी को आइडियल मान लेता है अपनी लाइफ में। जैसे किसी हीरो को मान लिया कि मुझे इसकी तरह बनना है, पूरे उसी के एक्शन में हमेशा रहेगा, मतलब इस सब चीज़ें देखने को मिलती है। वो क्या होता है, पुराने मानक जो होते हैं उस पर सवाल खड़ा कर देता है। अगर कोई कहेगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं कहना चाहिए, मतलब हर बात पे वो अग्रेसिव टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, वही उसने पूछा है आपसे। तो इसको इन्फेंसी नहीं, ये तो बहुत बचपन की अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं ये होता, ये आपका मध्य बाल्यावस्था भी नहीं होता, बल्कि ये होता है आपका एडोलेसेंस की एज, यानी कि किशोरावस्था, ठीक है। कहीं कहीं ये आपको 11 से 19 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 12 से 18 भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो किशोरावस्था की उम्र आपको समझ आ गई, इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इसे ही उन्होंने कहा था तूफान और आग की इस तरह के एज भी कहा गया था, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़े की एज, सब चीज़ें इसी को ज़्यादातर नाम दिए गए थे। एक क्वेश्चन हो गया। बढ़ चलते हैं हम आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और मैं इस पे चारों ऑप्शन दिखाने के लिए केवल हिंदी वाला लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, ठीक है ना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, ठीक है। उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है, ठीक है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये कह रहे हैं कि रवि जो है 3 साल का बालक है, लेकिन उसका पठन में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको उन्होंने वैसा इन्वायरमेंट भी दे दिया। कैसा कि उसको बुक्स वगैरह अवेलेबल करा दिए और ज़रूरत की चीज़ें उसको प्रोवाइड करा दिए। तो वो अपनी एज से ज़्यादा 3 साल का बच्चा मान लीजिए 10वीं की बुक पढ़ रहा हो या 5वीं 7वीं की बुक पढ़ने लग गया हो, तो एक तो क्या हुआ कि उसके अंदर उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर ये क्षमता जल्दी आ गई। साथ ही साथ उसको ऐसा इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया, किताबें दे दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसको इन्वायरमेंट भी दे दिया। तो ये कह रहे हैं कि यह किस सिद्धांत को संदर्भित करता है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर उसका इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ रहा है और साथ ही साथ जो है अनुवांशिक का मतलब जेनेटिक्स का भी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। दोनों का ही अंतःक्रिया होती है, ठीक है ना।
तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहे हैं विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, क्या कह रहे हैं कि इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है। पहला, इस उदाहरण से कहीं ये मार्ग की बात नहीं करी गई है कि कैसा चलता है, ये कोई बात नहीं करी गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। बी ऑप्शन में कह रहे हैं विकास समीप दूर विमुख होता है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे नहीं किया गया है। उसमें आपको बताऊंगा सेंटर से क्या होता है, शरीर के बाह्य भागों तक बढ़ता है, ठीक है। विकास शीर्षगामी होता है, सिफेलोकार्डल होता है, इसकी भी बात नहीं करें, ये बहुत बचपन की अवस्था होती है, ठीक है, ये भी नहीं है। चौथा आपसे कह रहे हैं विकास अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, ये बिल्कुल इस उदाहरण से यही दिख रहा है कि जो उसके माता पिता हैं वैसे हैं, वैसे ही उसको पढ़ना सिखा रहे हैं और उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, उस बच्चे को एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अंतःक्रिया का ही उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ आगे। अगर कभी भी आपको कहता है कि विकास जो होता है केवल पर्यावरण पे डिपेंड करता है, ना जी ना, गलत बात है। कहेगा विकास केवल आनुवांशिकता का पर डिपेंड करता है, ये भी गलत बात है। विकास जो है आपका पर्यावरण और आनुवांशिकता के बीच का एक अंतःक्रिया होता है, दोनों से मिल करके डेवलप होता है, एक बच्चे का विकास होता है। बात समझ आ गए, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट सेशन रहेगा लेकिन समझेंगे आप लोग अच्छे से, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है, ठीक है। स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कौन सी अवस्था में होता है, आपके सामने 4 अवस्थाएं दे रखी हैं। कह रहे हैं मध्य बाल्यावस्था में, कह रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और पूर्व वयस्कता में, ठीक है ना। देखिए स्वतंत्रता की स्थापना, बच्चा जब ना 12 से 18 साल की एज का होता है ना, तो वो फ्रीडम चाहता है। आप देखेंगे उसका पैर घर में नहीं टिकेगा, वो बार बार भाग करके बाहर जाना चाहेगा, गैंग बनाना चाहेगा, दोस्तों के साथ रहना चाहेगा, किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, किसी के भी अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने की बात होती है, अस्मिता का विकास होता है। अमूर्त चिंतन, वो थोड़ा थोड़ा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त का मतलब देखिए, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिख रही हैं, जैसे ये पेन है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है तो ये मूर्त चीज़ हो गई। अमूर्त का मतलब होता है जैसे 2+3 कैसे अंदर की चीज़ें हो रही हैं, क्यों जुड़ रहा है, तो ये चीज़ें अमूर्त होती हैं। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी डेवलप होने लग जाती है। तो इस अवस्था, ये सारा परिवर्तन जो देखने को मिलता है, एक बार फिर से मैंने उसी पे आगे किशोरावस्था, एडोलेसेंस की एज में ये सारे परिवर्तन और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बात समझ गई आप लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। 3 क्वेश्चन हो गए, बढ़ चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा चौथा क्वेश्चन अपना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया था। संज्ञानात्मक और विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग जिन्होंने किया था उनका नाम था जीन पियाजे, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे जीन पियाजे हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि, ठीक है ना, का सिद्धांत दिया था। और जॉन तुरील, ये कोई ऐसा अभी नाम आता नहीं है, सीटेट में कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। माइकल ओसेरो, ये भी कोई नहीं पूछा गया, कोई सिद्धांतकारी नहीं उस तरह से अभी तक सामने आया है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन आपके बन गए, बढ़ चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ कह रहे हैं बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। तो 1 मिनट कह रहे बच्चे दुनिया को लेकर अपनी एक समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। कह रहे E.L. थॉर्नडाइक ने ये नहीं दिया था, ठीक है ना, ये गलत है। B.F. स्किनर ने भी नहीं कहा था, ये जीन पियाजे का है, ठीक है। किसने कहा था, जीन पियाजे के किया था। इवान पावलॉव का ये कुत्ते वाला है, ये आपसे सीटेट में नहीं बल्कि KVS में इवान पावलॉव से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 5 हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही होते हैं, उससे एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं लेता मैं, ठीक है। चलिए 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी
को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया था। पहली बात देखिए, वाइगोस्की जो है शिक्षा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इनका सारे सिद्धांत थे, सामाजिक और भाषाई सिद्धांत देते थे। सामाजिक सिद्धांत का शिक्षाविद भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने कोऑपरेटिंग लर्निंग को सपोर्ट किया था, यानी कि सकारात्मक अधिगम को सहायता दिया था। और जो आप लोगों ने स्केप फोल्डिंग का एक प्रतिपादन किया था, जिसको पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है, उसको दिया था कि अगर कोई बच्चा सीखने में थोड़ा सा कहीं लैक हो रहा है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देना। इसको ये प्रतिपादन किसने किया था? वाइगोस्की जी ने किया था। और ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट देना, इसी को स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। तो ये भी उन्होंने दिया था। और क्या दिया था? सहायक अधिगम से रिलेटेड भी इन्होंने तथ्य दिए थे, समर्थन किया था। इन्होंने कोई प्रतिपादक अध्यापन जैसा कोई वो नहीं दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इसने नाट पूछा है। तो ये तीनों इन्होंने दिया था, तो ये तीनों आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहे अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी को लेव वाइगोस्की ने दिया था? तो इसके फोल्डिंग की भी तकनीकी को दिया था, कोऑपरेटिव लर्निंग की भी दिया था, और असिस्टेड लर्निंग के भी दिया था, ठीक है, असिस्टेड लर्निंग का भी दिया था। इन्होंने एक्सप्लोरेसिटी जैसा टीचिंग का कोई नहीं दिया था, ठीक है। बात समझ गए? ठीक है। आप लोग एक चीज रट लो, वाइगोस्की नाम जैसे ही आएगा तो आप लोग समाज से जरूर जोड़ लेना। इन्होंने सामाजिक चीजें दी थी, ठीक है ना, समाज के परिप्रेक्ष्य में। 6 क्वेश्चन बन गए आपके। बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7 की। ध्यान से देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है, ठीक है ना। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं? आप लोगों ने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो खिलौने खेलते हैं ना, कभी गुड़िया से खेलते हैं ना, तो उससे खुद से कहते हैं अब मैंने अपनी गुड़िया को यहाँ बिठाऊंगी, मैं अपनी गुड़िया को ये वाली ड्रेस पहनाऊंगी, फिर मेरी गुड़िया जाएगी शादी में, फिर वो खुद का खाना आप देखेंगे बच्चे ना खुद बात कर करके अपने आप को ना दिशा देते हैं। आप लोग जरूर ये ऑब्जर्व किए होंगे। मेरे घर में मेरी छोटी छोटी भतीजियां हैं, मैं उनको बहुत बार ये चीज़ें ऑब्जर्व किया हूँ कि वो खुद से बातें करती हैं। कोई भी नहीं घर में रहेगा, अपने खिलौने अपनी चीज़ों को लेकर के खुद को गाइड करती हैं कि इसके बाद ये करूँगा, फिर खुद ही डांटेंगी, नहीं नहीं गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मा डांटेंगी, ये भी कहेंगे मैं आपकी मम्मा बनूंगी, अच्छा अभी खाना क्यों नहीं खाया। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सुना होगा बच्चों को। तो ये क्या करते हैं, इस चीज़ को लेकर के ना, जो वाइगोस्की जी थे उन्होंने ये कहा था कि बच्चे ना खुद से प्राइवेट टॉक करते हैं, जिससे प्राइवेट स्पीच करते हैं, वो खुद, जिसको कि निज वाच बोलते हैं, निजी वाच बोलते हैं, ठीक है ना, निजी वाचन बोलते हैं। इसके माध्यम से बच्चा खुद को दिशा निर्देश देता है, ठीक है। तो इन्होंने यही पूछा है कि इन चीज़ों को क्या नाम दिया था? आत्म केंद्रित वचन नहीं दिया था, और प्राइवेट स्पीच दिया था, निज वाच दिया था, सामाजिक नहीं दिया था, अविवेकी नहीं दिया था। तो ये क्या नाम दिया था उन्होंने? प्राइवेट स्पीच दिया था। बच्चा खुद को गाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, आज वैसे ये सारी क्लास जो थी ये लाइव होनी थी, थोड़ा सा सिस्टम मेरा सपोर्ट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे इसको आप लोगों को रिकॉर्ड करके देना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? आई थिंक 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं, देख लेते हैं एक बार फिर से। अच्छा 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला हटा के इंग्लिश लगा, ये आपका 8वां आ गया। देखिए 8वें में आपसे क्या कह रहा है? कह रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुख होता है। इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से एक होता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता होती है, जिसके अंदर इंसान या समाज के लोगों के अंदर ये प्रेरणा जगती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए जो है आत्मसात अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित करके करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन बन जाएगा। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन मैं बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमेशा आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में लाता रहूँगा। अभी ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसी तरीके से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यकीन मानिए 2500-3000 प्रैक्टिस सेट आएंगे, ठीक है ना। सॉरी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है ना, अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है, ठीक है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में
खाली स्थान को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या वो प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है? नहीं। देखिए क्या होता है, जब आप स्कूल में टीचर बन जाएंगे तो आप अपने बच्चों को ग्रुप स्टडी के लिए कहेंगे, ठीक है ना, और क्या करेंगे, समूह बना करके कार्य स्थापित करेंगे, मतलब कई सारे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में काम देंगे। तो इससे आप क्या जगना करना चाह रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट देते हैं, सहभागी अधिगम से, मतलब कि एक बच्चा को कुछ नहीं आ रहा हो दूसरे से पूछ ले, दूसरे की जानकारी तीसरे को चली जाए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रतिस्पर्धा कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, कुंठा कभी पॉजिटिव नहीं होता, ये सारी प्रतियोगिता वगैरह ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। मैंने आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड भी सिखा रखा है, तो आप लोग वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में, पुरानी प्लेलिस्ट में बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं सॉरी, तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया आपका। बढ़ चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। ठीक है ना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब करके पढ़ो। मैं यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम पेड बैच की तरह, एकदम सिंसियर वे में आप लोगों को सारी चीज़ें कराता हूँ। ठीक है ना, तो ये आज का आपका 10वां क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार का समाहित किया गया है। अच्छा, बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार को समाहित किए गए हैं। ठीक है ना, तो पूछ रहा है आपसे कौन सा करवाया गया है। ठीक है, एक सेकंड जरा, ये क्वेश्चन वही वाला है, नाट वाला तो नहीं था ना। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, सबसे पहले तो ये याद रखो, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये याद रखोगे। ठीक है ना, उन्होंने तरह तरह के लोगों के लिए तरह तरह की बुद्धि बताई थी, लगभग 8 या 9 बुद्धि प्रकार की बुद्धियों के बारे में उन्होंने चर्चा करी थी। ठीक है ना, और जैसे कि कोई नाविक है तो उसके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है, कोई विजिटर टूरिस्ट है उसके अंदर होती है, कोई मैथमेटिशियन है उसके अंदर तार्किक बुद्धि होती है। तो इस तरीके के कई सारी उन्होंने बुद्धि दी थी, जिसमें पूछ रहे हैं कौन कौन सा शामिल होता है। तो देखिए, एक तो उन्होंने लॉजिकल दिया था, भाषाई बुद्धि दिया था, तार्किक दिया था, संगीतिक दिया था, कि जैसे जो गीतकार होते हैं उनके अंदर संगीतिक बुद्धि होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। टोटल इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करी थी, आप चाहें तो 8 सर्च करके याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिया था। बाकी ये इसमें एक आधी सब में मिसिंग है, तो आप इसका जो करेक्ट आंसर करेंगे सी करेंगे। ठीक है, और आज हमने केवल 10 ही क्वेश्चन लिया है। थोड़ा सा क्या है, आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हो तो हिम्मत थोड़ी सी ज़्यादा बोलने की है नहीं, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे क्योंकि मेरा फास्ट भी है। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, एक एक टॉपिक आप लोगों का मैं आपके एग्जाम से पहले पूरा 2011 से लेकर के 24 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पे आप लोगों के लिए मैराथन भी लेके आऊंगा, और जरूरत पड़ी तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की थ्योरी भी करवा दूंगा सीडीपी के मामले में। ठीक है, बाकी मैथ साइंस की क्लास प्रॉपर चल रही है, उसे आप लोग एंजॉय कीजिए, प्लेलिस्ट सबकी मिल जाएगी, चैनल पे विजिट करके एक एक क्लास को देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।